अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूँ आज का शो स्पॉटलाइट लेकर। आज का शो भी हमने ताज़ा तरीन हालात हादरा के पेश नज़र तरतीब दिया है। मुल्क में सियासत में बड़ी गर्मा गर्मी, बड़ी गहमा गहमी है और जो सियासत की मंडी है जिसे कहते हैं, उसका जो है वो बाज़ार जो है वो बड़ा गर्म है। पार्टियाँ बन रही हैं, पार्टियाँ टूट रही हैं। अभी इलेक्शन तो बाज़ार बहुत दूर है, लेकिन यूँ लगता है कि जैसे अभी से जो है वो सफ़बंदियाँ की जा रही हूँ। किसने किसके साथ खड़ा होना है, किसने किस जमात में जाना है, किसने कहाँ इलेक्शन लड़ना है, ये सारे फ़ैसले जो हैं अभी हो रहे हैं। और जो मुल्क में बड़ी अहम शख्सियात हैं वो भाग दौड़ कर रहे हैं। हर कोई अपने अपने जमात के लोगों को, अपनी जो उनकी फ़ोर्स है, जो उनका अपना कैडर है, उसको न सिर्फ रीइंफोर्स कर रहा है बल्कि मजबूत करने की कोशिश भी कर रहा है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, माशी सूरत हाल भी है। मुल्क में 9 मई के बाद के वाक़यात हैं जिनके बाद पाकिस्तान की सियासत के डायनामिक्स जो हैं बड़े मुख्तलिफ हो गए हैं। वो जमातें जो अपने आप को बड़ा मकबूल समझती थीं, उन जमातों की गलती की वजह से या उस जमात की गलती की वजह से बहुत से लोग जो हैं, जो बड़े डाई हार्ड थे, जो कहते थे कि जी हमारे खून का आखिरी कतरा भी जो है जमात के साथ रहेगा, वो भी उस गलती के बाद, 9 मई की गलती के बाद जो है अपने आप को उसके साथ नफसी करने से कतराते हैं। ऐसे में बड़ी तब्दीलियाँ जन्म लेती हैं और जब कोई तब्दीलियाँ जन्म ले रही होती हैं तो बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं जो उस वक्त मुल्क की सियासत में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही होती हैं। आज भी हमारे साथ एक अहम शख्सियत मौजूद हैं। 2 दफ़ा गवर्नर रहे हैं पंजाब के, इसके अलावा सेनेटर रहे और आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जिसे वो मुस्लिम लीग कहते हैं, आम उर्फ़ आम में मुस्लिम लीग काफ कहा जाता है, उसके चीफ़ ऑर्गेनाइज़र भी हैं और पंजाब के सदर हैं। आप पहचान गए होंगे, मेरे साथ फॉर्मर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए, वेलकम आपको। सीधा सीधा सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि PTI को तोड़ने के लिए कोशिशें हो रही हैं और जो 2-3 लोग, 2-3 ग्रुप उसमें कोशिशें कर रहे हैं, आप भी इसमें शामिल हैं, आप PTI के लोगों से राब्ते में हैं, उनको आने की दावत दे रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं। ये दुरुस्त है बिल्कुल कि आप भी लगे हुए हैं उनको क्या है मेरे साथ आ जाएँ? पहली बात तो ये है कि मेरा माजी गवाह है कि मैं पार्टियों की तोड़ फोड़ का कायल नहीं। सही, ठीक है जी। हाँ, जो लोग मेरे साथ आना चाहते हैं, जो समझते हैं कि मैं इस मुल्क में तब्दीली लेके आ सकता हूँ, और PTI में एक बहुत बड़ी तादाद है वर्कर्स की जो ये बिलीव करते थे कि मैं उनका सही तौर पे उनको रिप्रेजेंट करता हूँ, अपने वर्कर्स को, कारकुनों को प्यार करता हूँ। गवर्नर हाउस के दरवाज़े उनके लिए खुले थे और जो मेरे समझ लें कि इख्तलाफात थे या पॉइंट ऑफ व्यू था, उससे भी तकरीबन सारे वर्कर जो हैं वो एग्री करते थे। तो बात यह है कि जो चीज़ें आज इन्होंने महसूस की हैं पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने, मैंने ये प्रेडिक्ट आज से 18 महीने पहले कर दिया। अच्छा, ये आगे चलने से पहले जो कि बात आपने खुद छेड़ दी, 18 महीने से पहले आपका एक बयान बड़ा मशहूर हुआ था कि आपने कहा एक मीटिंग में कुरैशी साहब से और लोगों से कि हम किस दिन जेलों में होंगे। ये इसकी बैकग्राउंड क्या थी? इसकी बैकग्राउंड बड़ी सिंपल थी। पहली बात तो ये है, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर आपका काम किसी को न जेलों में ढालना है, न जेलों में निकालना है, न किसी को थ्रेट देना है। अदारों पे वो काम, ये काम अदारों को कर दें और अपना पूरा फोकस जो है आप डिलीवरी जो है उस पे मरकूज़ करें। तो बदकिस्मती से आपको मालूम है कि राना सनाउल्लाह का केस फेमस केस है, जबकि मैंने शहरयार अफरीदी साहब से कहा कि भाई ये मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़्यादती हुई। उसने कहा नहीं ये केस दुरुस्त था। उनका इसरार था कि दुरुस्त है। तो मैंने उनसे कहा कि आपके बगैर और बंदा मुझे कोई नहीं पाकिस्तान में मिला जो इस बात पे बिलीव मुसर हो जाए, जिस बात पे जो है। तो फिर उसके बाद जब अदारों के साथ टकराव का सिलसिला शुरू हो गया, तो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद थे। अच्छा। असद उमर था, असद क्या सारे लोग थे। लेकिन किसी ने नोटिस क्यों नहीं लिया? तो मैंने उनको कहा ये था कि भाई आप चुप खामोश तमाशा ही ना बैठें। अगर लीडर, हम समझते हैं कि लीडर के फैसलों से इत्तफाक नहीं करते, तो वी शुड हैव द करेज कि हम कहें मुझे भी साथ ले चलो कि भाई ये फैसले जो हैं, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, ये रास्ता पाकिस्तान की तबाही और जेलों में जाने का रास्ता है। बल्कि मैंने मजाक में उस वक्त कई दफ़ा मुंह से निकली बात, मैंने मजाक में ये भी कहा कि हमें अगले 3-4 महीने हमारे पास हैं, हम जेलों की रिफॉर्म्स कर लें, हम जाएंगे। तो अलीम खान ने उस पर फिर ये बात कही कि भाई मैं तो अपने हिस्से दी भुगते हैं, हूँ थोड़ी सारे दी बात नहीं। लेकिन वो मानते क्यों नहीं थे इमरान खान साहब किसी की बात? मतलब ये है कि
अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया, वज़ारत उज़्मा दे दी, तो फोकस उनका इंतकाम या उनका दूसरे सियासी लीडरों को रगेदना, उनको फिक्स करना क्यों था? देखें जी, ये पाकिस्तान की पता नहीं कल्चर में है, वो तो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए है, जो तो इतने तालीमी याफ्ता कहते हैं कि जी मैं नए पाकिस्तान का जो है अलमरदार हूँ। जो है कि जब हम इक़्तिदार में आते हैं ना तो फिर वही करते हैं जो पहले करते थे। अब पीडीएम भी वही कर रही है। देखे ना, क्या कहता था इमरान खान, मैं जी चोरों से, डाकुओं से, लटेरों से नहीं करता डायलॉग, मैं नरेंद्र मोदी से कर लूँगा, मैं दहशतगर्दों से कर लूँगा। तो अब वो डायलॉग की बात कर रहे हैं आप? भाई अब कहते हैं कि डायलॉग होना चाहिए। इसी तरीके से अब ये उस वक्त कहते थे डायलॉग होना चाहिए, अब ये कहते हैं कि हम डायलॉग नहीं करेंगे। भाई डायलॉग नहीं करोगे तो और क्या करोगे? मुल्क के गंभीर मसाइल हैं, डॉलर 300 रुपये से ऊपर चला गया है, IMF से जो आपका मुआहदा है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। और मुझे ये मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि मैं जो बातें 2 साल कहता था, 3 साल कहता था पहले, तो लोग अपने आप को रिफ्लेक्ट करें तो सोचें तो सही कि यार ये नजूमी तो नहीं है, ये हालात व वाक़यात को देख के कह रहे हैं। मैंने 2022 को 1 दिसंबर 2022 को मैंने ये कहा था उधर अपने क्या नाम है 2021 या 21 में लंदन में मैंने कहा था कि जो आप IMF के साथ आप मुआहदा जो आपका क्लेम बड़ा मशहूर हुआ था कि आपने कहा जी जी, उस वक्त मैं गवर्नर पंजाब था, लेकिन मैं सच बोला। अब सब कहते हैं कि जी वो फैसला गलत था, हम अब नाक रगड़ रहे हैं। भाई खुदा के लिए इस मुल्क का सोचो, और इस मुल्क में कब तक ये एडहाक बेसिस पे चलेगा जी? सऊदी अरब से दाल ले लिया, कभी किसी से जाके भीख मांग ली, नहीं चलना ये निज़ाम। और मैं आपको बताऊं कि सच्ची बात यह है कि हम ठीक है 3.5 साल इमरान खान की गवर्नेंस जो है वो काबिल तारीफ़ नहीं थी, लेकिन PDM ने भी आवाम को कोई रिलीफ अच्छा सर, ये एक बात बताइए जो मैं कई दफ़ा पूछना चाह रहा था, लेकिन आपने कहीं जवाब भी दिया होगा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत तब्दील हो गई थी या होने वाली थी तो सबसे पहला निशाना आप बने। अचानक खबर आई कि गवर्नर पंजाब को तब्दील कर दिया गया। आपके साथ वो सलूक क्यों हुआ था? क्या शक था उनको आप पे? क्या इल्ज़ाम था? क्या उनको कोई इतला मिली थी? देखें, मैं अर्ज़ करूं जी, हमारे लीडर जो है ना, जब इन तक कोई बात पहुंचाई जाती है ना तो तहकीक नहीं करते। देखो ना, मैं 1 साल मैंने इंतज़ार किया, तो अगर ये बरतानिया में लेट्स से कि मैं कोई बंदा पार्टी के अंदर गलती करता है या पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको पहले शो कॉज नोटिस जाता है। चलो जी, जल्दी थी, मुझे रिमूव कर दिया, उसके बाद मुझे शो कॉज नोटिस देते हैं। उनको मुझे शो कॉज नोटिस देते हैं। भाई आपने बात सामने नहीं आई आज तक। हाँ जी, किस चीज़ का निशाना बनाया था उन्होंने? ये तो मुझे आज तक नहीं मालूम। पूछा तो होगा ना आपने किसी का भी, आपका इल्ज़ाम क्या है? करप्शन का इल्ज़ाम है, कोई पार्टी से वेरीफाई कर ली है? उनसे तो मेरी उसके बाद ना टेलीफोन पे मुलाकात ही नहीं हुई। अच्छा। तो मैंने बाकी लीडरों से भी पूछने की कोशिश की है। तो सब जो इल्ज़ाम है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिसकी वजह से मेरे साथ सारे प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर और मिनिस्टर नाराज़ हुए, इल्ज़ाम ये था कि मैं इस्तीफ़ा जो था बुज़दार साहब का 2 हफ्ते अपनी जेब में लेके फिरता रहा। आपने आगे कन्वे क्यों नहीं किया? मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, हकीकत वो कहते थे कर लो, आपने रोक लिया कि चलो शायद? मैंने नहीं रोका ना, यही तो असल बात है कि मैं 10 दफ़ा बता चुका हूँ, बात लोग को सुनने के लिए तैयार। देखो ना, आपके इल्म भी नहीं है, तो ये पार्टी की सीनियर लीडरशिप के इल्म भी नहीं था। वो सारे समझते कि मेरी जेब में 2 हफ्ते इस्तीफ़ा या गवर्नर हाउस में था। भाई इस्तीफ़ा तो पड़ा हुआ था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, आपकी तरफ आया नहीं, आपके ऑफिस में नहीं आया, तो मैं मंजूर कैसे कर लेता? मेरे पास तो 31 मार्च को रात 11 बजे मुझे मिला है और मैंने यकम को वो इस्तीफ़ा एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, एक और जो है ना इससे बात निकली है, कल यहाँ हमारे पास हमारे मेहमान आए थे फैज़ल हसन चौहान साहब, वो बड़ी इज्जत से आपका जिक्र करते हैं। साथ उन्होंने भाई है छोटा, एक बात उन्होंने की कि जी आप जो है गवर्नर हाउस में फ़लाँ वज़ीर थे, नाम लिया इस्लाम इकबाल साहब का, महमूद रशीद साहब का, कि आप गवर्नर हाउस में मीटिंग्स करते थे रजीम चेंज करने के लिए, पंजाब में चेंज करने के लिए। ये कल उन्होंने कहा है ऑन रिकॉर्ड। देखें, मैं आपको बताऊं जी, असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारा भाई है वो, ये जो सारी रूमर्स गॉसिप होता है, मैं आपको ये बात कहता हूँ कि ये जो मियाँ इस्लाम इकबाल है या मियाँ महमूद रशीद है, ये तो खान की बात करते प्राइवेट 10 दफ़ा इधर उधर देखते हैं, फिर बाहर जाते हैं, जाके करते हैं। तो इनका क्या जुर्रत के ये आके उधर गवर्नर हाउस में आके ये जो है वो उसके ख़िलाफ़ जो इमरान खान के बनाए हुए चीफ मिनिस्टर के साथ जो कि उसका सपोर्टर है, हाँ जो था, वो लोग खान साहब के पास गए थे
हमारे मुराद राज साहब गए थे। अच्छा। उसमें राजा राजा यासर साहब गए थे और एक हमारे थे मिनिस्टर अपने लेबर के सरगोदा से, वो तीनों अंसर मजीद साहब ये तीनों लोग गए थे। इन्होंने जाके खान साहब को बताया कि खान साहब मामलात नहीं चल सके, और खान साहब ने उसको बता दिया, उसने उसको रेप्रीमांड किया। भाई उसके मुंतज़र के ख़िलाफ़ तो बात करने की जरूरत नहीं करता था अगले दिन। और मैं आपको बिल्कुल यकीन से कहता हूँ कि कोई एक भी मीटिंग 4 सालों में गवर्नर हाउस में नहीं हुई कि किस तरीके से हमने जो है बुज़दार को हटाना है। बल्कि आखिरी दिनों में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अब भाई 3.5 साल पहले तो मैं, हाँ इसको कोई नहीं पता, मैं सब दुनिया जानती है कि मैं बुज़दार साहब की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं था। लेकिन जब आखिरी वक्त में जब इस्तीफ़ा उसके लेने की बातें हो रही हैं, मैं उस वक्त खिलाफ था कि अब 2-4 महीने और कर लो। मैं क्या, अब अगर 3.5 साल गुजार लिए हैं, भी अब 2-3 महीने और गुजार लो। अगर इससे इस्तीफ़ा लो तो उससे फिर होगा कि सारा जो हमारी हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी। वो क्या प्रेशर था कि उसको हटा के तो परवेज़ इलाही साहब नहीं, इसलिए कि परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि अगर आप मुझे नहीं बनाते चीफ मिनिस्टर, मैं बंदे विड्रॉ कर लूँगा, मैं बंदे विड्रॉ करके मैं नून ने मुझे चीफ मिनिस्ट्री ऑफर कर दी। नहीं तो वो भी एक बड़ा अजीबोगरीब एपिसोड है कि मुस्लिम लीग नून से वादा करके परवेज़ इलाही साहब जो थे वो फिर इमरान खान से चले गए। उसका पूछा आपने उनको क्या हुआ था? पाकिस्तान की सियासत ऐसे ही चलती। कहते हैं बच्चे ने क्या, बेटे ने क्या था, तो उधर चले गए, ऐसा है? हाँ जी, मेरा ख्याल है कि ये जो वापस वो तहरीक इंसाफ में आए, नहीं, एक तो पहले तहरीक इंसाफ की तरफ से चीफ मिनिस्टर की शिप ऑफ़र पे नहीं थी। फिर जब ऑफ़र हुई है तो फिर मूनस यूज हिज इन्फ्लुएंस कि हमें इमरान खान की तरफ से। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले एक अगर आप वन लाइनर आप मुखसिर साहब का एनालिसिस, अगर पहले इमरान खान साहब जो है परवेज़ इलाही साहब का फ़ैसला कर लेते, पंजाब में उनको ले आते, या बुज़दार साहब के बजाय किसी और को ले आते, आपको ले आते या किसी और को ले आते, तो क्या ऐसी सूरत हाल होती, इसी तरह डिज़ास्टर होता जैसे बाद में हुआ? देखिए जी, मैं तो इस बात के कतन हक में नहीं हूँ कि एक पार्टी के 184 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हों और दूसरी पार्टी के 10 मेंबर हों और उसको आप चीफ मिनिस्टरशिप जो है मेन स्लॉट दे दें। मेन स्लॉट दें। तो हमारे पास 184 मेंबर थे, उनमें बहुत से ऐसे लोग थे जिनको चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता था। फिर और भी बात है कि कौन सा मुश्किल काम है कि अगर खान साहब चाहते कि मैं बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ या वो चाहते कि शाह महमूद कुरैशी बेहतर, तो आप ज़मीनी इंतखाब में जीत के आ जाते हैं, तो क्या ज़मीनी इलेक्शन कराओ और बना दो। लेकिन खान साहब बिल्कुल 100%। ऐसी कौन सी खूबी थी बुज़दार साहब में जो पसंद आ गई? जो ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है, आज तक हमें इसका तहकीक तो की होगी आपने सर के आखिर कोई ऐसा कौन सा गुण है, ऐसी कौन सी खूबी है? तहकीक तो सब ने की है, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता। अच्छा, पता है आपको? पता हर एक को है। अच्छा। आपको भी पता है? अच्छा, मैं तो सर साफ़ी, मुझे क्या पता होना है। नहीं, आपको ज़्यादा पता है। अच्छा, चले ठीक है जी, मैं फिर पूछ लूँगा आपसे। यहाँ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जनाब चौधरी सरवर साहब से जारी रखेंगे। अब वेलकम बैक। वक्फे से पहले बातचीत हो रही थी उन हालात की जिन हालात में पंजाब हुकूमत बनी, फिर पंजाब हुकूमत तब्दील हुई, और ये भी हमने बात की सरवर साहब से कि अब वो किस तरह से सियासी राब्तों में मसरूफ़ हैं। सियासी राब्तों का नतीजा क्या निकलेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त जो है वो 2-3 शख्सियात जो कि बहुत मसरूफ़ हैं उनमें सरवर साहब शामिल हैं। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि 2 जहाज़ जो हैं इस वक्त एक मरतबा फिर टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। कहा जाता है एक तरीन साहब का जहाज़ है, जहाज़ संभालने के लिए भी हो सकता है, एक आप जो है वो कोशिश कर रहे हैं। किस जहाज़ में ज़्यादा सवारियाँ बैठती नज़र आती हैं आपको? देखें, मैं तो पहली बात तो यह है कि मैं क्वालिटी पे बिलीव करता हूँ, क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करता। इसलिए कि इस इलेक्शन में मेरी जो डिवाइडिंग लाइन है, जो मैं पाकिस्तान आने वाला इलेक्शन है, आने वाला, और इसमें जो मैं पाकिस्तान के अवाम को मैसेज देना चाहता हूँ कि आप बहुत विजिलेंट हैं, माशाल्लाह आप बहुत समझदार हैं। आपको मालूम है कि जो लोग आपके MNA बनने चाहते हैं, MPA बनना चाहते हैं, वो ईमानदार शख्सियत हैं, करप्ट हैं, और जो डेवलपमेंट हुई है उसमें किसने कितना पैसा खाया सबको पता है। इसलिए कि मुझे तमाम वर्कर्स आके बताते थे कि जी आजकल के ज़माने में कोई चीज़ किसी को अगर ईमानदार है कोई, जो कि बहुत कम है, उसका भी लोगों को पता है, जो नहीं है उसका भी पता। तो मेरी जो इस वक्त मैसेज होगा मासेस को ये होगा कि अगर मेरी पार्टी का मैं अपना MPA खड़ा करता हूँ, MNA इलेक्शन में खड़ा, अगर आप समझते हैं कि ये बददियानत है, इसने कमीशन खाया है, इसने किकबैक्स लिए हैं, तो उसको वोट ना दो। क्योंकि ऐसे लोगों का पार्लियामेंट में आना, पार्लियामेंट की भी तौहीन है,
जमहूरी सिस्टम की भी तौहीन है कि एक बंदा 50,000 वोट लेके 1,00,000 वोट लेके आए और फिर वो अपना रिश्वत का कारोबार करे, तो फिर वो अपनी इज्जत नहीं, 1,00,000 लोग जो उन्होंने वोट दिया उनकी भी इज्जत बेच उनके मैंडेट की तौहीन है, उनके मैंडेट की तौहीन है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मेरे साथ आए उसका रिकॉर्ड जो है वो क्लीन होना चाहिए और उसकी रेपुटेशन ठीक होनी चाहिए और उसकी सियासत में आने की वजह सियासत को इबादत समझ के होनी चाहिए, सियासत को तिजारत समझ के नहीं। तो बंदे आपकी तरफ ज़्यादा आएंगे या तरीन साहब की तरफ? नहीं, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। देखें, असल बात तो ये है भाई कि 9 मई के बाद हालात जो हैं एकदम बदले हैं और वो भी मैंने प्रेडिक्शन की थी कि जब आप एक लोगों को कहें कि हमने नया जो है पाकिस्तान को आज़ाद करवाना है जो कि 1947 में आज़ाद हो चुका था और हमने जहाद करना है, लेकिन वो हकीकी आज़ादी की बात कर रहे थे, हकीकी आज़ादी लेके जानी है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं ईमानदारी से आपको पिछले 10 साल का निचोड़ कह रहा हूँ। अमेरिका से हमें आज़ादी की कोई ज़रूरत है, अमेरिका को कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान। ये सारी बातें हैं, मैं तो यूरोप में रहा हूँ, वहाँ की पॉलिटिक्स देखी है, उनको क्या इंटरेस्ट है। जब आप खास करके हम कोई चीज़ भी है ब्लेम हम अमेरिका पे दे देते हैं, दूसरों पे देते हैं, अपनी खामियों पे नजर जो असल जो गुलामी की ज़रूरत है वो अपनी पार्टियों के लीडरों से गुलामी से आज़ाद हो जाएं ये लोग, ताकि पार्टी के अंदर कल्चर हो, पार्टी के अंदर जमहूरियत का कल्चर। आप राब्ते में हैं, पीटीआई के लोगों से राब्ते में होंगे, आप किसी और जमात के साथ राब्ते में होंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, आएंगे भी, लेकिन आपके जो घर का बंदा है चौधरी परवेज़ अली साहब, वो आपके साथ नहीं आ रहे, तो फिर किस तरह कामयाब होंगे आप? देखिए, वो मेरा नहीं इशू, वो चूँकि फैमिली का इशू है और एक सियासी है ना, आप कोशिश कर रहे हैं। मैं फैमिली के मामलात जो है ना, पहले भी मैंने उनसे कहा था कि भाई फैमिली के मामलात आप लोगों ने कोई इंडिकेशन है, आएंगे, बातचीत हो रही है उनके साथ? मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा। अच्छा, एक और आपने कल मुलाकात की जिसकी तरदीद भी कुछ लोगों ने कर दी, फवाद साहब से मुलाकात हुई आपकी? इस पर भी मैंने कमेंट नहीं करना। अच्छा, इतनी खुफिया मुलाकात है कि आप इस पर कमेंट नहीं करना चाह रहे? ना मैं तरदीद कर रहा हूँ ना तस्दीक कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने कहा शुरू में कि मैंने जो है वो राब्ते कर रहा हूँ, मैं अच्छी क्वालिटी पॉलिटिक्स देना चाहता हूँ, लेकिन अमर वाक़या ये है, तल्ख़ हकीकत है कि आप 2 पार्टियों के साथ चले हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ, आपकी उनके साथ नहीं बन सकी, आप अलग हो गए, गवर्नर बने, फिर छोड़ दिया, पीटीआई के साथ चले, पीटीआई के साथ भी आपने छोड़ दिया। तो अगर आप पहले 2 दफ़ा नाकाम हो चुके हैं, आपकी किस्मत बनी नहीं है, किसी के साथ आप चल नहीं सके, अब आगे कैसे चलेंगे? ये बहुत अब कौन सा चमत्कार हो जाएगा आपकी शख्सियत में या किसी और में? असल बात ये है कि इट्स नॉट द इशू कि मेरी किसी के साथ बनी नहीं है। इशू ये है कि या पार्टी में खामी होगी या फिर आप में खामी होगी, कोई ना कोई तो चीज़ होगी ना दोनों। देखिए, मैं आपको स्ट्रेट बताता हूँ ना। देखिए, पहले मैं आया, उसमें मैंने कोई काम तो नहीं किया था ना, मुझे तो गवर्नर उन्होंने प्लेट में रख के दी थी जी, ठीक है जी। और ये जो जब इमरान खान साहब आए हैं, उनकी तकरीरें सुनी हैं, तो वो ख्वाब मैं अकेला नहीं हूँ, पाकिस्तान के करोड़ों लोग ख़ासकर जो मुल्क से बाहर रहते हैं उनको बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि अब कायद आज़म का पाकिस्तान बनेगा, यहाँ अदल व इंसाफ होगा, बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा, गुर्बत का ख़ात्मा होगा, पुलिस रिफॉर्म्स होंगी, पावर टू द पीपल होगी। तो ये सारे ख्वाब थे। जब वो ख्वाब टूट गए तो फिर क्या बंदे ने करना था? फिर हमने जो था क्रिटिकल था। यानी दोनों पार्टियों से आपके ख्वाब टूटे जो आपके सपने थे? नहीं, पहले का तो मैं इसलिए ख्वाब नहीं कह सकता कि मैंने कौन सी उनके लिए कैंपेन की थी, उनको इलेक्शन जितवाने के लिए मैंने कौन जद्दोजहद की थी। यहाँ मेरे ख्वाब टूटे हैं क्योंकि मैं एक बहुत होप और उम्मीदों के साथ आया था। आपको तो टिकट भी नहीं दिया उन्होंने 2018 में आम इंतखाबात लड़ने का, पीटीआई ने? नहीं, वो सेनेटर जो बन गया था। जो सेनेटर पे पाबंदी तो नहीं है ना, मतलब वो कि वो अगर आप आ जाते, आप कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में होते तो ज़्यादा बेहतर सूरत ना होती। देखें, ये माजी को क्या, देखें भाई, अब हम फ्यूचर की तरफ देखें। अब हमें देखना यह है कि हमने इस मुल्क को इस दलदल से कैसे निकालना है। अच्छा, एक ऐसी पार्टी मुस्लिम लीग काफ जिसने 2018 में टोटल 10 सीटें ली थी, अब 8 ली थी, एक आध शायद कोई रिजर्व सीट आ गई थी, ज़मीनी इंतखाब में आ गई थी, वो आने वाले इंतखाब में कौन सी तब्दीली लेके आएगी जो बड़ी पार्टियाँ नहीं ला सकी, जिनके पास 184 सीटें थी, आप कह रहे हैं मुस्लिम लीग ने उनके पास भी इतनी बड़ी सीटें थी, उनके साथ उनके अंदर देखें, पहला जो हमारा होगा क्या फिर? देखें, मैं आपको बताऊं, इस पार्टी में आने का जो मेरा पहला मकसद है, एक तंजीम बनाना है।
एक अदारा बनाना है, एक इंस्टीट्यूशन बनाना है, यहाँ पर जमहूरियत हो। और पाकिस्तान में ये पहली पार्टी होगी जिसमें जमहूरियत होगी, जिसमें मेजॉरिटी से फैसले जो हैं किए जाएंगे। कल्ट पॉलिटिक्स जो है वो मैं नहीं करूँगा और अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग दूंगा कि हमने अखलाकियात को जहन में रखना है, हमने लोगों को सही तरीके से मोटिवेट करना है, हमने अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाना है। तो इंशाल्लाह, और सबसे बड़ी बात हमारी पार्टी की ये होगी कि जितनी भी दूसरी पार्टियां, किसी के पास शैडो स्पोक्स पर्सन नहीं है। तो ये पहली पार्टी होगी पाकिस्तान की 75 साला दौर में जिसमें हम एनर्जी पे हम टास्क फोर्स बना रहे हैं, हम एजुकेशन पे बना रहे हैं, हमने लीगल रिफॉर्म्स पे ऑलरेडी बना भी दी है, उसको अनाउंस भी कर दिया है। तो इंशाल्लाह एक प्रोग्राम ज़रूर एज ए पार्टी हम देंगे किस तरीके से एक तासर चौधरी साहब, ये सॉरी आपकी बात कट रही है कि जिस तरह माजी में बहुत सी जमातें बनाई हैं छतरी के नीचे, इस्टेब्लिशमेंट ने तबकी शबकी दे के, थापी शबी दे के, एक मरतबा फिर आपको थापी दी है कि आप आएँ, एक पार्टी बनाएं, हम आपको फेवर करेंगे। नहीं, मैंने तो पार्टी नहीं बनाई, मैं तो एक पार्टी पहले से बनी हुई है लेकिन उसको दोबारा रीएक्टिवेट किया जा रहा है। तो नहीं, मैं तो उस वक्त इस पार्टी में आया जिसके उस वक्त एक भी हमारे पास 10 MPA थे, 8 डायरेक्टली इलेक्टेड थे, 2 प्रोपोर्शनल पे आए थे। तो वो तो हमें एक भी नहीं था। तो मैं तो उस वक्त आया हूँ। लेकिन चौधरी शुजात साहब, चूँकि मैं समझता हूँ कि एक ऑनेस्ट आदमी हैं, क्रेडिबल आदमी हैं और उनकी सियासत जो है लोगों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है, तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि आपने नई पार्टी जो बनानी है, ये बनी बनाई पार्टी है, इसमें आप लेकिन थपकी नहीं है, मतलब आप कह रहे हैं थपकी इस्टेब्लिशमेंट की, किसी ग्रुप की, किसी ताकतवर हल्के की नहीं है। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम हमेशा, हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम हर बात पे किसी न किसी तरीके से थपकी ले आते हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अब काफ़ी कुछ सीख लिया है। उन्होंने पहले MQM बनाई थी, फिर उनका रिज़ल्ट क्या हुआ, फिर नून पे हाथ रखा, उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, फिर PTI पे हाथ रखा, उसका रिज़ल्ट किया। तो अब मेरा ख्याल है कि उनका यही है, अभी अपना सिर तुसी आप ही खाओ। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो माजी में पार्टियां तोड़ने का, पार्टियां जोड़ने का तजर्बा था, अब एस्टेब्लिशमेंट को ये बात रियलाइज़ होगी कि ये गलत है, इससे फ़ायदा को नहीं होता। जी, मेरे ख्याल में कम अज़ कम मैं आपको बताता हूँ कि मैं तकरीबन तमाम जितने भी लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा है, उनमें से अक्सरियत से मेरी टेलीफोन या पर्सनल मुलाकात हुई है। तो मुझे तो किसी एक ने भी नहीं कहा कि हमें एस्टेब्लिशमेंट से फलां की तरफ चले जाओ, फलां की तरफ ना जाओ। और फिर दूसरा कि नो इट्स वी आर लिविंग इन ए स्मॉल वर्ल्ड। अगर वो एक को कहेंगे ना, वो 10 को आगे बताता है। आप किसी से कहें ना प्राइवेट बात करें, ये किसी को नहीं बतानी। अगर आप ये बात कर लें और ये ना कहें किसी, फिर किसी के पास नहीं जाती। अगर ये कहें प्राइवेट किसी को नहीं बतानी, तो 100 लोगों की बात जाती है। फिर तो अब कोई खुफिया चीज़ नहीं चली जाती है बात। अगर एस्टेब्लिशमेंट किसी को सपोर्ट करती है तो लोगों को पता होता है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे कम अज़ कम नॉलेज में नहीं है कि वो, मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त अपना जो है न्यूट्रल किरदार आपके ख्याल में, या आपको लगता है कि ये इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट मेरा किरदार अदा कर रही है? नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारा जो आखिरी पोर्शन होगा उसमें आने वाले दिनों में अब इंतखाबात का क्या फ्यूचर है, PTI का क्या फ्यूचर है, मुल्क की जो सियासी क़ुव्वतें हैं वो एक साथ बैठ सकती हैं, एक साथ बैठ के कोई रास्ता निकाल सकती हैं, नहीं लगा सकती, इन बातों पर हम अपने मेहमान से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत हो रही थी साबिक़ गवर्नर पंजाब जनाब चौधरी सरवर साहब से। चौधरी साहब, आप ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के बारे में, इमरान खान साहब खुद कहते हैं बार बार कि मुझे माइनस करने की कोशिश की जा रही है। माजी में हमने देखा कि जिस लीडर को माइनस करने की कोशिश की गई, उनकी मुतारब जमातों ने या ताकतवर हल्कों ने, वो नाकाम रहे हैं और कोई कामयाबी नहीं हुई। तो ये मुनासिब एक सियासतदान के तौर पर समझते हैं किसी बंदे को माइनस कर देना चाहिए, या माइनस हो सकता है इस तरह से इंतज़ामी इक़दाम से, सज़ाएँ देकर, जेल में डालकर? देखें, कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो पॉपुलर लीडर है, चाहे वो बड़ा लीडर है, छोटा लीडर है। तो कानून के सामने तो सब, मैं समझता हूँ कि बराबर है। लेकिन किसी को एक्सक्लूड करना, मैं तो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का कायल। यानी अगर इमरान खान साहब ने कुछ किया है तो उनको भी फिर ट्रायल का सामना, अगर उन्होंने कानून तोड़ा है तो ज़रूर अदालत में उनका ट्रायल होना चाहिए और उनको भी अदालतों में पेश जो है वो होना चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी को डिलिबरेटली सियासत से दूर जो है वो किया जाए। अच्छा, ये जो बातें हो रही हैं मिलिट्री कोर्ट्स की, आर्मी एक्ट की, अगर इमरान खान साहब को या किसी एक को भी आज के ज़माने में, आज की इस दुनिया में रहते हुए उन पर मुकदमा चलाया जाए और मुकदमे में उनको सज़ा हो जाए,
तो ये फ्लड गेट नहीं खुल जाएगा आइंदा तमाम सियासतदानों के लिए कि उनको पकड़ो और पकड़ के मुखालिफ देखिए ये आदमी को डिपेंड उनको डाल करता दो है कि कितनी मिलिट्री कोर्ट के आगे। तारक साहब ये डिपेंड करता है कि कितना एविडेंस है किसी के असूली तौर पे आप हम ही हैं कि मिलिट्री कोर्ट में केस चलने चाहिए देखिए पॉलिटिशियंस के मैं खिलाफ। अगर तो हमारा जस्टिस सिस्टम मुल्क में हो तो फिर तो मैं तो बिल्कुल हामी नहीं हूँगा, लेकिन बदकिस्मती से हमारा टोटल जो जस्टिस सिस्टम है कोलैप्स्ड हो गया है। यहाँ किसी को ना पहले कभी सज़ा मिली है, ना आज मिल रही है, ना कल को मिलेगी, तो वो तो टोटल डिफंक्ट है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जिन लोगों ने ये जुल्म किया है कि जना के घर को जला दिया, हमारे शहीदों की जो यादगारें थीं उनकी बेहुरमती की, फ़ौज पे पत्थर बरसाए, उन पे डंडे मारे और किस तरीके से जो किया है वो काबिल माफ़ी नहीं। अच्छा, यहाँ एक और सवाल पैदा होता है बिल्कुल मुख्तलिफ। एक जमात चंद साल पहले तक बड़ी फेवरेट थी, सबको पता है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ थी, वन पेज पे थी। कौन सी गलती हुई उनसे, उस जमात से, कि वो फेवरेट पार्टी जो थी 26 साल पुरानी पार्टी जो है वो अचानक एक दो हफ्ते में तितर बितर होकर रह गई है? देखें जी, उसमें मैं समझता हूँ कि गलतियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सी गलतियाँ खान साहब ने तस्लीम भी कर ली हैं। मैं समझता हूँ कि एक तो पार्टी के इक़्तिदार में आने से पहले इकॉनमी को कैसे ठीक करना है, एजुकेशन को कैसे ठीक करना है, हेल्थ को कैसे ठीक करना है, एक प्रोग्राम जो था वो नहीं था। इसीलिए मैं इक़्तिदार में आने से पहले, पार्टी में आने से पहले 200 अफराद की टीम है मेरे पास, बस वही शौकतरीन था। अच्छा, 200 टीम की एक में आ गई सारे, बस एक ही बंदा से टोटल। ठीक है जी। तो एक तो प्रोग्राम जो था वो नहीं था। दूसरा ये था कि जो सूबों में गवर्नर बनाए हैं चीफ मिनिस्टर, वो उन्होंने कमज़ोर बनाया। 2 सूबों में हुकूमत थी, दोनों में कमज़ोर बना दी। कमज़ोर बनाया इसलिए कि वो बनी गाला से वो चाहते थे कि मैं खुद कंट्रोल करूँ, खुद कंट्रोल करूँ। तो और मेरा अपना ख्याल है कि जो भी गलतफहमियाँ जो हैं पैदा हुई हैं वो ज़्यादातर तो उस्मान बुज़दार की जो एज ए चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट थी उससे हुई। उसके बाद जब DGI का इशू आया तो उससे तलखियाँ जो हैं वो और बढ़ गईं। तो और मैं आपको ये बताता हूँ कि पार्टी की अक्सरियत रहनुमाओं की बड़ी वाज़ेह राय थी खान साहब को कि खान साहब हम एस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ के सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए हम हमारी मदद करते हैं। बजट पास कराना है तो उनसे कलेक्शन है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, उनसे लेना है, वो लोगों को फ़ोन करके हमारा चेयरमैन सेनेट के मामले में जो कुछ आपको पता है हर चीज़। तो उस लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जो प्रॉब्लम इस मुल्क का क्या है, अगर मेरे लिए कोई गलत काम करता है तो मैं कहता हूँ बिल्कुल बहुत अच्छा। देखो ना, बलोचिस्तान की तोड़ी गई हुकूमत, नंबर्स नहीं थे, हिस्ट्री सबको पता है कि कैसे तोड़ी गई। फिर जो चेयरमैन सेनेट इलेक्ट हुआ वो भी नंबर सबको पता है, खिलाफ एतमाद की तहरीक आई, ठीक है जी। फिर वो नाकाम हुई, क्या हुआ। सो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वो काम करें दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने के लिए वो गलत है, जो आपके लिए करें तो ठीक है। तो भाई मेरा अपना ये सोच है कि मिलिट्री लीडरशिप ने फैसला किया कि एनफ इज़ एनफ एंड नाउ वी आर कमिंग आउट ऑफ दिस मेस, और अब लीव इट टू द पॉलिटिशियंस। और वो उसका करने से वो पहले ही लोग बहुत नाराज थे पार्टी के, और वो तितर-बितर होकर रह गए। और सबसे बड़ी बात एक और मैं बताऊं, अगर ये जो होते हैं ना इलेक्टेबल, ये बड़े सियाने हैं, ये जिस तरफ हवा आती है उस तरफ चलते हैं, पहचान जाते हैं आने वाले दिनों को। इनको हवा जो चल रही थी वो नून के हक में चल रही थी, सारे इलेक्शन जो थे इलेक्शन वो जीत रहे थे, तो ये उड़ने के लिए तैयार थे। ये फौज वाले कहते या ना कहते, इन्होंने उड़ना था। लेकिन वो तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई PTI की कि इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया, वरना इनका तो टिकट लेने के लिए कोई। सर ये दो मुख्तलिफ बातें हैं क्योंकि टाइम कम है। अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे? देखें जी, होने तो चाहिए। नहीं, आइन तो कहता है, लेकिन आइन तो 14 मई की तारीख भी देता है। देखिए वो 14 मई वाली तारीख जो है, मैं समझता हूँ कि वो फैसला जो भी है दुरुस्त नहीं था। दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को पता है कि मैं इलेक्शन जो है वो नहीं करवा सकता, कैसे करवा सकते? इख्तियार नहीं है मेरा इख्तियार के अलावा इख्तियार होवे भी तो कहते पैसे नहीं देते, क्या करेंगे? लेट से वो पैसे दे देते तो वो कहते नहीं था। जो मैं कहता हूँ कि फैसला वो करना चाहिए जो इम्प्लीमेंट हो सके, तो वो तो हमारे पहले दिन। दूसरी बात जो थी उसके मैं खिलाफ था, इसलिए भी कि मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन जो है पूरे मुल्क में एक दिन होने चाहिए। तो मैं तो सच्ची बात है कि मेरी ये राय भी ये होगी, और मैं ये ऑन एयर कह रहा हूँ कि 13 अगस्त को इस
जो है मियाद ख़त्म हो रही है, एक दिन भी ज़्यादा इनको इक़्तिदार में नहीं अगर 8 रहना अक्टूबर को इलेक्शन ना हो सके फिर क्या होगा? ये मैं नहीं कुछ कह सकता क्या होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 12-11 अगस्त को इन्हें जो है अच्छा, इस वक्त जो है ना वो जितनी भी लोग छोड़ रहे हैं, पीटीआई के लोग छोड़ रहे हैं, पीटीआई मुश्किल में भी है, गलती भी की है, बहुत कुछ किया है, बहुत सी चीज़ें ठीक हैं, कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, इसके बावजूद पीटीआई आने वाले इंतखाबात में जीत गई तो फिर क्या मंजरनामा होगा? नहीं भाई, मैं समझता हूँ कि जिसको भी अवाम जिस पे एतमाद करें वो तो पाकिस्तान के अवाम जो भी फ़ैसला करें वो तो हम सबको जो है वो मानना चाहिए। और मैं आपको बताऊँ कि यही बात जो है ना मैं कहता था, जो बुरी लगती थी तहरीक इंसाफ वालों को, कि खुदा के लिए ये विक्टिमाइजेशन की सियासत छोड़ो, डिलीवर करो, इकॉनमी को ठीक करो, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करो, लोकल गवर्नमेंट बल्दियात के इलेक्शन करवाओ। ये चीज़ें हम कहते थे, बार बार कहते थे, हर मीटिंग में कहते थे कि भाई 3.5 साल हो गए, अभी लोकल गवर्नमेंट का बिल हम जो है वो नहीं कर सके, उसको नहीं पास नहीं कर सके अभी तक। तो भाई अगले इलेक्शन में लोगों ने वोट हमारी कारकर्दगी पे देना है। अब भी यही बात पीडीएम वालों से मैं कहता हूँ कि ये दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, कि इमरान खान जी चला जाएगा या पीटीआई के लोग छोड़ जाएंगे तो इक़्तिदार इनको लोग थाली में भर के दे देंगे। अवाम बड़े परेशान हैं, अवाम का गुस्सा में है, लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, महंगाई ने लोगों की कमर जो है वो तोड़ दी है, लोग अपने बच्चों के लिए खाना नहीं खरीद सकते, उनके लिए कपड़े नहीं ले सकते। एक बहुत ही संगीन तरीन सूरत हाल से हम गुजरे हैं। डॉलर जो है 300 से ज़्यादा बढ़ गया है, रिजर्व्स हमारे कम हो गए हैं। खुदा के लिए कुछ सोचें भाई, इस मुल्क को कैसे इस दलदल से निकालना है। एक बड़ी लॉट आई थी पीटीआई में, लोग जो आमतौर पे वो तबके जो सियासत में हिस्सा नहीं लेते थे या उसमें दिलचस्पी नहीं लेते थे, अब हमने देखा है कि बहुत से लोग हैं, ख़वातीन हैं, हज़रात हैं, तालिब इल्म हैं, वो बेचारे निकलते हैं जेल से निकल के आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मैं तो सियासत से लातल्की कर रहा हूँ, करारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ। इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? देखें जी, ये जो कुछ हुआ है ये ओवरनाइट नहीं हुआ। 1 साल से हम ये देख रहे थे और मैं बार बार वार्न कर रहा था। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहता था कि भाई ये ना करें, आप अमेरिका की सड़कों पे, बर्तानिया की सड़कों पे तमाशा ना बनाएं, चीज़ के नारे लगा रहे हैं। वो आपकी फ़ौज है, हमारी कौमी सलामती की वो ज़मानत है। गलतियां अगर उन्होंने की हैं तो हमने नहीं की। हमने कौन सी गलतियां की भाई? ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला किस्सा कहानी है, ये तो मेरी अकल जवाब दे देती है कि कौन एडवाइज़र थे हुकूमत के जिन्होंने ये काम जो है वो काम करने दिया। ये तो कभी मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कहीं ये ऐसे भी हो सकता है कि मनी रिकवर जैसे की हो, आप पैसे उसको दे दें। तो भाई ये बैड एडवाइज़र थे, इनकम्पिटेंट लोग थे, नाहल लोग थे, सेल्फिश लोग थे, पैसे लेने वाले नहीं जी, करप्ट लोग थे जो अपनी मंशा के लिए गलत काम जो है वो करवा रहे थे। अगर अच्छे लोगों की टीम अराउंड होती तो खान साहब कभी इस मुश्किल में ना आते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे लीडर खुशामदियों को पसंद करते हैं, जो सच्ची बात कहता है उसको कहते हैं कि ये तो हमारे साथ ही नहीं है, हमारे बहुत शुक्रिया चौधरी सरवर साहब, ये थे हमारे साथ हमारे मेहमान आज के, साबिक गवर्नर पंजाब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइज़र जनाब चौधरी सरवर साहब, जिन्होंने बड़ी तफसील से माजी की बातें, हाल की बातें और आने वाले दिनों में पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या बनने वाला है उस पर अपना पॉइंट ऑफ पेश किया। अब देखिएगा और देखकर फिर हमें फीडबैक दीजिएगा कि चौधरी साहब की बातें जो हैं वो आपको कैसी लगी, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा है वो इस तरह से कहा है जैसे बंदे के दिल से बात निकलती हो। अपने मेज़बान तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।